हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम होगा हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप समझिए कि चैप्टर का नाम आपको क्या बताना चाह रहा है कि चैप्टर के नाम में आपको फूड रिसोर्सेज के बारे में जानना है और फूड रिसोर्सेज के बारे में आप क्या बातें करेंगे कि इम्प्रूवमेंट किस प्रकार से हो। सबसे पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझेंगे, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं उनकी हम बात करेंगे एंड उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे चैप्टर के नाम को, जो कि आपको बता रहा है फूड रिसोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि फूड के क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। सेकंड, हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट की कि फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट से क्या मतलब है, क्या होता है फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट और हमें क्यों नीड है फूड रिसोर्सेज में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की। सबसे पहले बात करेंगे फूड रिसोर्सेज के बारे में, थोड़ा सा जान लेंगे। फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, हमने कहा भोजन, अगर हम कहें कि अगर किसी भी ह्यूमन की या किसी भी जीव की, ठीक है, जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि हमें जीवन जीने के लिए उन चीज़ों की आवश्यकता होती ही होती है। अगर वो चीज़ें नहीं है, इट मीन्स हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ऐसा हर जीव के लिए होगा, उसकी हर एक क्या होंगी, मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। हम हर बार डिस्कस करते हैं कि हम 3 कैटेगरी पढ़ते हैं। हमने कहा प्लांट हो गया है, हमने कहा एनिमल है और तीसरा हमारे पास आता है माइक्रोब, यानी कि सूक्ष्म जीव। अब यहाँ पर तीनों, चाहे प्लांट है, एनिमल है या माइक्रोब्स हैं, इन तीनों के लिए कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट होंगी, इनकी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी। तो हमने कहा मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं कि किसके फूड में, किसके फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट हम पढ़ेंगे। हमने कहा कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट करें। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इट मीन हम बात कर रहे हैं किसकी, एनिमल की। ठीक है, अब हमने कहा कि हमारी जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकताओं से क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझिए। मूलभूत आवश्यकताएं वो होती हैं, जैसे आवश्यकताएं तो हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, आपको लगा कि आपको एक नया बैग चाहिए, ठीक है, आपको लगा कि आपको नए कपड़े चाहिए, या आपको लगा आपको एक बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए, ये आपकी आवश्यकताएं हैं। लेकिन हम इन्हें मूलभूत आवश्यकताएं नहीं कहेंगे। मूलभूत आवश्यकताएं वो होती हैं जिनके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते हैं। यानी कि जीने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कहा सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, पहले नंबर पे ऑक्सीजन आता है। सेकंड नंबर पे हमने कहा क्या आएगा, H2O यानी कि जल आएगा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फूड, यानी कि भोजन। भोजन या जिसे आप क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। ये है हमारी मूलभूत आवश्यकताएं। ठीक है, अब आप सोचिए क्यों हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या आप ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, या क्या आप जल के बिना जीवित रह सकते हैं, या क्या आप भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं। ठीक है, नहीं। हमने कहा कि हमें अगर जीवित रहना है तो हमें इन 3 चीजों की आवश्यकता होती है। ये हमें 3 चीजें चाहिए ही चाहिए होती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि हमने जिस हिसाब से हमने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को लिखा है, इससे पहले कि आप इनको समझिए, हमने कहा कि मूलभूत आवश्यकताएं और जो आपकी जो अदर जो आपकी नीड्स होती है उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि अभी हमने कुछ नीड्स को देखा था, आपने कहा आपको स्कूटी चाहिए, ठीक है, आपने कहा इन शॉर्ट अब हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो आवश्यकताएं जो हम अपनी सुविधाओं के लिए हमें जिनकी आवश्यकता होती है उसे हम मूलभूत आवश्यकताएं नहीं कहते हैं, बल्कि वो आवश्यकताएं जो हमारे लिए आवश्यक होती हैं। हमने कहा यहाँ तक कि हमारा जो घर होता है या जो कपड़ा होता है, ये भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल नहीं है, क्योंकि एक बार के लिए हम बिना घर के रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो आपने कहा आप कुछ सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। कि हमने मूलभूत आवश्यकताओं का जो क्रम लिखा है वो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे लिखा है कि कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कहा तीनों ही, अगर तीनों में से एक भी मिसिंग है फिर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन हमने कहा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, आप कुछ सेकंड तक भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते हैं।
हमने कहा पानी की, तो आपने कहा पानी के बिना चलो आप कुछ दिन 1 या 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपने कहा खाना खाने के बिना आप कुछ और दिन रह सकते हैं, 1 हफ्ता या 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा या उससे कम आप रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर भोजन नहीं मिला तो जो कोई भी मनुष्य है वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस के बेसिस पे कि ऑक्सीजन आपको ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट या 2 मिनट या 1-2 दिन आप चला लें, आपको हर टाइम ऑक्सीजन चाहिए, कंटिन्यूअसली चाहिए। पानी आपने कहा कि आपको 1 आध दिन चल सकता है, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और फूड में आपने कहा कि कुछ दिन हो सकता है कि आप रह जाएं, लेकिन आपको फूड चाहिए होता है। ये हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए जरूरी होती है। तीनों में से हमने कहा एक भी मिसिंग होगा, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास भोजन है, लेकिन आपके पास वाटर नहीं है, क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? हमने कहा नहीं। या हमने कहा ऑक्सीजन है, वाटर भी है, लेकिन हम हमारे पास फूड ही नहीं है। और अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वहां पर आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे जीवन में। अब हमने कहा मूलभूत आवश्यकताओं में से 3 है, और हम बात कर रहे हैं किसकी, भोजन की। हम किसकी बात कर रहे हैं, भोजन यानी कि फूड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीजें हटा लेते हैं। अब जो फूड है, हमने कहा कि हमें हमारा फूड कहाँ से मिलता है। जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तो आप पोषण के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, क्या होता है न्यूट्रिशन? अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए, न्यूट्रिशन या पोषण किसे कहते हैं, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि पोषण किसे कहते हैं, तो हमने क्या बोला था, पोषण में सिंपली आप क्या कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन का पाचन हो रहा है, उससे आपको ऊर्जा मिले और उस ऊर्जा का उपयोग आपके द्वारा किया गया। तो हमने कहा कि अगर हम स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले आपने क्या किया, अगर हम स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले आपने क्या किया, भोजन ग्रहण किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उस भोजन का क्या हुआ, पाचन हुआ। जब भोजन का पाचन हुआ तो तीसरे स्टेप में भोजन से क्या मिली, ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, और चौथे स्टेप में क्या हुआ, ऊर्जा का शरीर द्वारा उपयोग। हमारे पास 4 स्टेप आते हैं और चारों स्टेप आपको बताते हैं पोषण के बारे में। अब अगर हम पोषण की बात करें तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर बात करें अंतर्ग्रहण की भी कि आपने क्या क्या भोजन को खाया, हम डाइजेशन की भी बात कर रहे हैं और हम एसिमिलेशन की भी बात कर रहे हैं कि यानी कि एब्जॉर्प्शन हुआ फूड का आपकी बॉडी के थ्रू। और अब क्या होगा, जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो उसके बाद आपको ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा को आप यूज करें। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हमने कहा पहला स्टेप होगा भोजन ग्रहण करना, फिर है डाइजेशन को आपको बता रहा है, डाइजेशन आप सारी प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं डाइजेशन में। ठीक है, तीसरा स्टेप आपने कहा भोजन से अब हमें ऊर्जा मिली, कैसे ऊर्जा मिली इसके बारे में भी बात करते हैं। और चौथा हमने कहा कि हमारे शरीर के द्वारा ऊर्जा का उपयोग किया गया। अब ऊर्जा का उपयोग कैसे किया गया उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं ग्रहण जो करने की विधि होती है अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ क्या करते हैं, निगल जाते हैं, पूरा का पूरा जो भोजन है उसे निगल लेते हैं। कुछ क्या करते हैं, यहाँ पे चूसने के थ्रू चूसते हैं, यानी कि सकिंग के थ्रू अपना जो फूड है वो लेते हैं। कुछ क्या करते हैं कि यहाँ पर चबाने के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने एक बाइट लिया और हमने चबाया, हम क्या कर रहे हैं, अपने खाने को खा रहे हैं। एक जब आप क्लास 7th में थे तो एक आपके पास एग्जाम्पल आया था स्टार फिश। ठीक है, स्टार फिश में आपने क्या बोला था, जो स्टार फिश है वो अपने भोजन को कैसे ग्रहण कर रही थी, आपने कहा स्टार फिश अपने स्टमक को पूरा बाहर निकाल रही थी। ठीक है, अपनी बॉडी से पूरा मुख को क्या, अपने स्टमक को अपने मुख से बाहर निकाल रही थी। स्टमक क्या कर रहा था, फूड को कैप्चर कर रहा था, अब वो स्टमक को फिर से अंदर ले रही थी। तो ये भी क्या है, ग्रहण करने का एक तरीका है। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उसके बाद आपने पाचन पढ़ा है, पाचन भी अपने क्लास 7th में पढ़ा है कि पाचन क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में आपने बात की। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपके पास तीसरा जो स्टेप आता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, कि भोजन से आपको क्या मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। कैसे मिली आपको भोजन से ऊर्जा, आपने कहा जब भोजन का पाचन हुआ तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप आपके पास क्या आया, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज आया।
अब ये जो ग्लूकोज होगा इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पर होता है, छोटी आंत में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो कैसे हुआ, आपने कहा ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ किसके द्वारा, छोटी आंत में। आपने कहा क्या थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थी, जिसे आपने क्या कहा था, विलाई कहा था। तो ये है विलाई, ये है माइक्रोविलाई, ठीक है। अब यहाँ पर विलाई के थ्रू ये जो ग्लूकोज है ये आपके ब्लड में जाएगा। जब आपके ब्लड में जाएगा, यहाँ पर ये आपके ब्लड वेसल्स होंगे। ये ब्लड वेसल्स कहाँ जाती हैं, अब आपके हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक ऑर्गन, हर एक सेल को क्या पहुंचाएगा, ग्लूकोज पहुंचाएगा, ठीक है। अब हमने कहा था इस ग्लूकोज से अभी आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है, अभी सिर्फ पाचन हुआ है भोजन का, ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई है। ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है, जब आप सांस लेते हैं, जब आपको ऑक्सीजन मिलती है। अब आप समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने कहा यहाँ पर जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो अब यहाँ पर एनर्जी मिली एटीपी की फॉर्म में आपको, ठीक है, प्लस यहाँ पर CO2 भी बनता है। आपने कहा अब आपको ऊर्जा प्राप्त हो गई है, ठीक है, यहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो गई है। ऊर्जा प्राप्त हुई, अब आपके शरीर के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। आपने कहा उपयोग कैसे किया जाएगा, हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि व विकास होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी आप क्रियाएं करते हैं, जो डेली एक्टिविटीज हम करते हैं, चाहे आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप भाग रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सभी में क्या हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है। तो आपने कहा एक तो हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। वृद्धि में क्या होता है, आपने कहा क्या जैसे कि न्यूबॉर्न को हम देखते हैं, आपने कहा शरीर की जो हाइट है वो बढ़ता है, वेट बढ़ता है, ठीक है, जो ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट यहाँ पर होता है, और जो डेली एक्टिविटीज होती है उनमें क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है। ये पूरी प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कहते हैं। पोषण कहाँ से मिला है, हमने कहा फूड से मिला है, फूड से मिला है, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज आती है, हमने कहा आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार हमने पढ़े थे, और 2 प्रकार के पोषण की हमने क्या की थी, यहाँ पे बात की थी। चलिए, तो हमने क्या बोला था कि जो पोषण है, पोषण के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार हमारे पास आते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, एक को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ, या हम कहते हैं स्वपोषी, ठीक है। और दूसरे को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ, या परपोषी। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने कहा हम है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, किसी दूसरे से ले रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे भोजन का जो स्रोत है वो कोई और है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्वपोषी की, प्लांट्स की, तो हम क्या कहते हैं कि जो स्वपोषी होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इनके भोजन का स्रोत क्या होगा, ये खुद होंगे, क्योंकि खुद क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि क्योंकि हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हैं, किसी कहीं और से हमें भोजन मिल रहा है, तो जहां से हमें भोजन मिलेगा वो हमारे क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, होंगे हमारे रिसोर्सेज, जहां से भी हम भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने कहा भोजन के हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, कहाँ से हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने बोला हम भोजन को ग्रहण करते हैं या तो प्लांट से, यानी कि पादप से, और या फिर हम ग्रहण करते हैं एनिमल या जंतु से, और या फिर हम दोनों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने क्या पढ़ा था, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स आपने पढ़े थे। किस बेसिस पे पढ़े थे, इसी बेसिस पे पढ़े थे कि किसी के लिए जो फूड के सोर्स है वो सिर्फ प्लांट है, किसी के लिए सिर्फ एनिमल है, किसी के लिए दोनों है। तो हमने कहा कि जो जंतु होते हैं, हम जंतु की अगर हम बात करें या हम मनुष्य की अगर हम बात करें, तो मनुष्यों के लिए भोजन के जो सोर्स होते हैं वो दोनों ही हैं,
ठीक है, दोनों ही हमारे लिए क्या है, भोजन के स्रोत होते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने कहा कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं या जो आपके सोर्स हैं या रिसोर्सेस आप जो भी कहेंगे, हमने कहा इनमें हमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं, इम्प्रूवमेंट वर्ड आपने कई बार यूज किया है कि मुझे अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना है या मुझे अपनी क्लास परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि आपको सुधार लाना है, आपको और अच्छा करना है। तो हमने कहा कि जो हमारे फूड के रिसोर्सेज होते हैं, हमें उन्हें बहुत अच्छा करना है और अच्छा करना है। इट मीन्स, हमने कहा रिसोर्सेज को अच्छा करने का मतलब क्या है, जो हमारे भोजन के रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो भोजन आपको मिल रहा है, उनकी क्वांटिटी और उनकी क्वालिटी पे ध्यान देना। क्वांटिटी यानी कि उनकी मात्रा पे ध्यान देना, उनकी मात्रा को बढ़ाना और अच्छा यहाँ पे फूड को क्या करना, प्राप्त करना। और क्वालिटी यानी कि उनकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाना। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन आपको मिले और उचित मात्रा में मिले, अच्छी मात्रा में मिले। तो हम क्या कह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का सिंपल सा मतलब है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज करना, यानी कि भोजन में क्वालिटिव और जो क्वालिटी वाइज होगा या क्वांटिटी वाइज होगा, आप उसमें क्या कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी का मतलब क्या होगा, गुणवत्ता। अब किस प्रकार से गुणवत्ता, जैसे कि हमने कहा जो गोल्डन राइस होते हैं वो उनमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है अदर राइस की कंपैरिजन में। अब आपने चावल की वैरायटी अलग अलग देखी है या गेहूं की अलग अलग वैरायटी हमने देखी है, तो हमने कहा अलग अलग वैरायटी के अलग अलग अपने फीचर्स होते हैं, तभी हम अलग अलग वैरायटी उन्हें कह रहे हैं। तो जैसे गोल्डन राइस है, हमने कहा उसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है, अच्छी होती है। इट मीन्स कि उसकी क्वालिटी क्या है, बहुत अच्छी है, क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इम्प्रूव्ड हैं। ऐसे ही हमें क्या करना है, क्वालिटी में क्या करना है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आना है। क्वांटिटी पे आते हैं, क्वांटिटी यानी मात्रा। हमने कहा कि मात्रा में भी हमें क्या करना है, यहाँ पे सुधार लाना है, हमें ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना है और प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन को हमें बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, इसकी क्या नीड्स होती है, वो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। हमें ध्यान देना है वो क्या क्या प्रोसेस हो सकती हैं, वो क्या क्या टेक्निक हो सकती है, क्या मेथड्स हो सकते हैं कि जिसके द्वारा हम यहाँ पर जो फूड रिसोर्सेस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब आपको ये पता है कि हमारे पास दो सोर्स हैं, क्या इनके अलावा कुछ और भी हम कर सकते हैं कि जिससे हमें भोजन मिले। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ यही रिसोर्सेस हैं तो इन्हीं रिसोर्सेस में हम कैसे क्या करें, फूड में इम्प्रूवमेंट लेके आए। ये तो आपने समझा चैप्टर का नाम, कि चैप्टर का नाम क्या है, हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक, कि क्या क्या टॉपिक हम इनमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आएगा, इंट्रोडक्शन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फूड रिसोर्सेज होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम वैसे जान चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत हम और जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। अब आपके टॉपिक शुरू हो जाएंगे चैप्टर के, क्या होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, या टाइप्स ऑफ क्रॉप, कितने प्रकार की क्रॉप होती है, फसल कितने प्रकार की होती है और उन्हें हम किस आधार पर बोते हैं, किस सीजन में किस फसल को बोया जाता है, क्यों हम सीजन के अकॉर्डिंग फसल को बो रहे हैं, क्या होगा अगर हम सीजन के अकॉर्डिंग फसल को नहीं बोएंगे। हमने कहा इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। अब इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया है कि कैसे हम यहाँ पर फसल के उत्पादन में क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, कैसे हम सुधार लाएंगे कि जिससे कि आपकी जो फसल का उत्पादन है वो ज़्यादा भी हो और वो अच्छा भी हो। क्योंकि सिर्फ ज़्यादा हमारा मोटिव नहीं रहेगा, हमने कहा कि हम सिर्फ क्वांटिटी को लेके नहीं चलेंगे, हमें क्वालिटी लेके भी चलना है, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आपने कहा कि इम्प्रूवमेंट फिर आता रहेगा। इम्प्रूवमेंट में दोनों ही शब्द इंक्लूड है, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। अब हम बात करेंगे मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में, क्या फंक्शन होता है, दोनों में से ज्यादा बेस्ट कौन है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, आपने जब ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, आपने यहाँ तक बात की है कि इसकी प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्शन की, उत्पादन की हमने बात की है। अब हमने कहा कि हम क्या करेंगे, आपने उत्पादन तो कर लिया है लेकिन उसकी सेफ्टी के क्या क्या आपके पास क्या है, मेथड्स हैं, किस प्रकार से आप सेफ रखेंगे। क्योंकि आप देखेंगे जब आप टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़ते हैं, हमने कहा सीजन वाइज हम क्या करते हैं, फसल को बोते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई फसल आपने क्या की है, यहाँ पर रेनी सीजन में बोई है या कोई आपने विंटर के टाइम पे बोई है, अब उसकी कटाई हो रही है। जैसे कि हम बात करते हैं गेहूं की, आप अक्टूबर टू नवंबर में क्या करते हैं, गेहूं को बोते हैं और गेहूं की कटाई मार्च टू अप्रैल में आप करते हैं। अब आप क्या करेंगे, फिर से आप कब बोएंगे गेहूं को, फिर से आप अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और आपको दूसरे साल के
अप्रैल मार्च में यहाँ पर क्या मिलेगी, गेहूं मिलेंगे। अब 1 साल के लिए आपको क्या करना है, उन गेहूं को आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, सेव रखना पड़ेगा, प्रिजर्व रखना पड़ेगा या स्टोर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें 1 साल बाद ही फिर से गेहूं मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कैसे हम स्टोरेज को यहाँ पर कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है। एक बार अपने टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हमने क्या चीजें समझी हैं, हमने बोला फूड प्रोडक्शन एज द नेम सजेस्ट इज ऑल अबाउट द प्रिपेयरिंग फूड इन विच रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस यूज ईदर इन द होम और इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इट्स प्रोसेस comprise a scientific approaches. Food production has many sections and it starts with a basic thing like a cleaning, packing and segregation, sorting, preparing, adding ingredients in correct proportion, प्रेजेंटिंग एक्सेट्रा। आपने कहा खाद्य उत्पादन जैसे कि नाम से पता चलता है कि भोजन तैयार करने के बारे में है, जिसमें कच्चे माल को घर में या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में मानव उपयोग के लिए तैयार खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसकी प्रक्रिया में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल है। खाद्य उत्पादन में कई खंड होते हैं और यह बुनियादी चीजों से शुरू होता है, जैसे सफाई, पैकिंग, अलग करना, छटाई, तैयार करना और सही अनुपात में सामग्री जोड़ना, प्रस्तुत करना आदि यहाँ पर क्या होता है, शामिल होता है। फूड रिसोर्सेज के बारे में क्या क्या चीजें हमने समझी थी, हमने क्या बोला, फूड रिसोर्सेज में क्या हमने बोला, क्या क्या फूड रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, ये अभी हमने कुछ देर पहले बात की है। और इसके साथ ही हमने न्यूट्रिशन की बात की है, न्यूट्रिशन से संबंधित होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट से संबंधित होता है यहाँ पे बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब हमने क्या समझा था, आपने प्रीवियस लेक्चर जो हमारे हुए होंगे और हमारे चैप्टर में जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है या बैलेंस डाइट की बात आती है, तो बैलेंस डाइट में हमने क्या चीजें समझी हैं। हमने कहा बैलेंस डाइट का मतलब होता है, आपके पास एक वर्ड आया है बैलेंस डाइट और एक शब्द हमारे पास आया है न्यूट्रिएंट। ठीक है, हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ा है यहाँ पर न्यूट्रिशन। अब आप न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट और बैलेंस डाइट में क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंस है, उस चीज को आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब हमने कहा कि न्यूट्रिशन क्या एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा आपको क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पोषक तत्व मिल रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस थी जिसके द्वारा आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं। बैलेंस डाइट क्या हुआ, मैंने कहा बैलेंस डाइट वो है जिसमें आपको सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। दो चीजें होती हैं यहाँ पर, संतुलित आहार का मतलब होता है कि जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल हो। दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर, जब आप बैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिखेंगे, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कि सारे ही पोषक तत्व हों, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे हो, उचित मात्रा में हो। उचित मात्रा का मतलब है ना आवश्यकता से कम हो ना आवश्यकता से ज्यादा हो। ठीक है, बैलेंस यहाँ पर रहे, इसीलिए इन्हें बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या समझा आप इस बात से कि आपने कहा सारे ही पोषक तत्व शामिल हो और उचित मात्रा में होते हैं, इस प्रकार की डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने कहा हमारे शरीर की वृद्धि और विकास हो रहा है। चलो वृद्धि तो एक टाइम तक हो रही है, लेकिन विकास कंटिन्यूसली होता रहेगा। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली क्या आपका डेवलपमेंट चलता रहेगा, नई जो सेल्स हैं वो बनती रहेंगी। क्यों नई सेल्स बन रही है, क्योंकि आपने कहा कि अगर पुरानी जो सेल है अगर वो डेड हो गई हैं तो उनका फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है, इसके लिए आपको बैलेंस डाइट चाहिए। तो आपने कहा बैलेंस डाइट इज नेसेसिटी और इफ वन वांट्स टू लीड अ हेल्दी लाइफ। आपने कहा यदि कोई स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो संतुलित आहार उसके लिए अति आवश्यक हो जाता है। संतुलित आहार का मतलब है सारे ही पोषक तत्व शामिल हो। अब सारे पोषक तत्व कौन होते हैं वो आगे हमारे पास आएंगे। हमने कहा दिस balanced diet involves different carbohydrates, minerals, vitamins, fat and so on. So how does one ensure that a balanced diet is maintained? आपने कहा
कि हमारे पास क्या होता है, संतुलित आहार में विभिन्न कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, वसा आदि शामिल होते हैं। लेकिन कोई कैसे सुनिश्चित करे कि संतुलित आहार बना रहे या हम संतुलित आहार ले रहे हैं। हमने कहा ठीक है, बैलेंस डाइट के बारे में हमने बात तो कर ली है कि बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल हो, उचित मात्रा में शामिल हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा? बैलेंस डाइट का मतलब है सारे न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे खनिज आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, सारे विटामिन आ जाते हैं, वसा आ जाती है, ठीक है, प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन भी होगा, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब आप समझ रहे कि सारे ही पोषक तत्व हों, ठीक है। अब हमने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पोषक तत्वों को ले रहे हैं बराबर या फिर उचित मात्रा में हम ले रहे हैं। हमने कहा इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पोषक तत्व किस प्रकार के भोज्य पदार्थ में शामिल होता है, तभी आप ले पाएंगे। अब आपने कहा कि आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, लेकिन आप कैसे लेंगे? जब आपको पता होगा कि किस प्रकार के भोजन से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट का, तभी आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे या प्रोटीन लेंगे या विटामिन लेंगे। कि आपने कहा कि विटामिन ए कहाँ किस में पाया जाता है या विटामिन सी किस में पाया जाता है, तभी आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर विटामिन को ले पाएंगे। तो हमने कहा हमें पता होना चाहिए कि फूड का सोर्स क्या है, उस न्यूट्रिएंट का, उस पोषक तत्व का स्रोत हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अब ये चीजें आपने पढ़ी क्लास 7th में, आपने पोषण पढ़ा है, न्यूट्रिशन पढ़ा है, वहां पर आपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, पोषक तत्व पढ़े हैं, और आपने जाना पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आपने कहा द फर्स्ट स्टेप इज टू नो वेयर डू दे कम फ्रॉम, so that we can understand the different nutrients provided by that particular item of food। आपने बोला पहला कदम यह जानना है कि वे कहाँ आते हैं, ताकि हम भोजन की उस विशेष वस्तु द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों को समझ सकें। क्लियर है कि यहाँ पर अपने का फूड सोर्स क्या हमारे पास आते हैं, या बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो एक बार सारी चीजों को आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पर फूड के बारे में, फूड रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। आपको सेम वही चीजें बताई गई हैं जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने कहा फूड सप्लाई, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। आपने कहा भोजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज की आपूर्ति करता है। भोजन में ये सारी चीजें मिलेंगी जिसकी हमें शरीर के विकास और वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड completion of their life cycle. Periods are related to the duration of sunlight. Growth of plants and flowers are depend on sunlight। आपने कहा कि जैसे कि आप जानते हैं कि फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब हमें जो फूड है, क्योंकि फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्रकार के क्रॉप से मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे पास फूड हैं उनसे मिल रहे हैं। हमने कहा अब उनको अलग अलग प्रकार के जो फूड होते हैं, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनको उगाने के लिए हमें अलग अलग सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्यों अलग अलग सीजन की आवश्यकता होती है? क्योंकि आपने कहा फसल का जो उत्पादन है वो फोटो पीरियोडिक कंडीशन पे होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। हम कहेंगे कि जो यहाँ पर फसल का उत्पादन है, किसी फसल को अच्छे से उत्पादित करने के लिए हमारे पास क्या क्या यहाँ पर चीजें आ सकती है, क्या क्या मेथड आ सकते हैं, किस चीज पर निर्भर करते हैं, इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है वो कैसा है, रिलेटेड टॉपिक है। आप अपने आसपास देखते रहते हैं, हो सकता है कि आपने अपने घरों में, अपने खेतों में देखा होगा फसल को किस प्रकार से उगाया जाता है। अब आप यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या टाइमिंग होती है, किस प्रकार से आप उगाते हैं, वो कौन से मेथड हो सकते हैं जिससे कि फसल का उत्पादन और अच्छे से यहाँ पर हो सके। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ करके लेके आएंगे। तो इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।